नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, मौजूदा जो हुकूमत है 16 महीने के अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने ऑर्डिनेंस से ये हुकूमत चल रही है और पार्लियामेंट जो बहुत अहम इदारा होता है, जमहूरियत का किसी भी निज़ाम का बहुत अहम इदारा होता है, उसे बेअसर कर दिया गया है। एक ऑर्डिनेंस, 2 ऑर्डिनेंस, 3 ऑर्डिनेंस, ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस की भी एक ख़ास मुद्दत होती है, 120 दिन होता है। अब भी जो हाल, इससे पहले भी आपने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने आइन की जो तज़हीक की है, जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसले किए हैं, आर्टिकल 6 के हवाले से देख लें, उनका जो फ़ैसला था कि वो नहीं गए, हालांकि ऐलान भी कर दिया था। इसी तरह 213 का 2 मेंबर के हवाले से उन्होंने बहुत गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला किया था। पार्लिमानी कमेटी के हवाले से 225 का बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला किया था और इलेक्शन एक्ट 2017 का भी उन्होंने उसके ख़िलाफ़ वर्जी की थी। इसी तरीके से 243 की भी आपने देखा था, एक्सटेंशन के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से मौजूदा हुकूमत ने। मसलन ये हुकूमत कर क्या रही है? ये इतने बड़े बड़े आइनी बहरान पैदा करती है और फिर जाके अदालतों में जाते हैं, अदालतें उसे सबसाइड कर देती है या ख़ुद ये यू टर्न ले लेते हैं, जिस तरह इनके प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी टोटली यू टर्न ले रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस जो है वो लेके आ गए हैं, लेकिन नैब ऑर्डिनेंस को लाने के साथ साथ इनको देखना चाहिए था कि नैब ऑर्डिनेंस किन किन चीज़ों से टकराते हैं। एक तालिब इल्म के हैसियत से मैं समझता हूँ कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो अगर इस वक्त जो मौजूदा वो लेके आए, असफंदियार वली का केस है 2001 का, जिसमें फुल बेंच की जजमेंट मौजूद है, जिसके तहत नैब कवानीन में तब्दीली मुमकिन नहीं है। इस पर हमारे जो लोग होंगे वो बात करेंगे, जो मैं समझता हूँ मैं बता रहा हूँ। इसी तरह आइन का आर्टिकल जो है 8 है, 9 है, 10A है, 14, 18 है और आपके 25 है और 270AA है। मसलन 270A में तो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है इनको। तो सवाल ये पैदा होता है, कौन वज़ीर आज़म को ये समझा रहा है और इस तरीके से काम कर रहा है कि जनाब ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप जो है वो ये सारा काम करें। लेकिन ये भी तो देखें कि आप ऑर्डिनेंस जो करने जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले डिसीजन दिया है, जजमेंट दिया है, इतना बड़ा जजमेंट दिया है, वो जजमेंट से टकरा तो नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये सारे कुछ हो रहे हैं। तो इस इशू पे हम बात करेंगे। इनमें एक और बहुत अहम पॉइंट है, वो भी मैं रेस करूंगा, और आइंदा होने वाले क्या जा रहा है एक और अहम ज़राए से इत्तला है, वो भी बात करूंगा। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे पास हैं जनाब इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे GN कुरैशी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एक बड़ा नाम है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान, नैब के कवानीन के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, तो आज हमारे प्रोग्राम में है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। नदीम अफजल चंद साहब, मुआविन खुसूसी व तर्जुमान बराए वज़ीर आज़म आ गए हैं या आने वाले होंगे, हम उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। सेनेटर जाहिद खान, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, मरकज़ी तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी, वो भी हमारे साथ होंगे। अभी मुझे मैसेज नहीं मिला कि नदीम अफजल चंद साहब ने ज्वाइन कर लिया या नहीं ज्वाइन किया। ठीक है, अब मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, ये वीडियोज़ में अभी आपको नहीं दिखा रहा, बहुत कुछ है मेरे पास। मैं सबसे पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब के पास आता हूँ। मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये नैब कवानीन है, नैब कवानीन पे, ऑर्डिनेंस पे ये हुकूमत चल रही है, पार्लियामेंट बेअसर हो चुकी है और ये ऑर्डिनेंस ला भी रहे हैं और कवानीन में, और जिस किस्म की ये तरामीम कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम कर रहे हैं, जिस पे इनको शटअप कॉल भी मिल रही है कोर्ट की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहे। और ये नैब ऑर्डिनेंस जो है वो लाए हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जहाँ तक इस एक्ट का ताल्लुक है, आज सुबह मैं इस पे बात कर रहा था तो हमारे एक दोस्त ने एक किताब याद कराई। उन्होंने कहा 68 में एक बुक लिखी गई थी स्विट्जरलैंड में, वो थी एशियन ड्रामा, जिसके अंदर, जिसको बहुत अवार्ड्स मिले, और उसमें कहा गया था कि अगर लॉ मेकर्स, लॉ इन्फोर्सर्स और लॉ ब्रेकर्स, इनका अगर आपस में अनहोली अलायंस हो जाए तो ऐसे मुल्क जिसके अंदर ये अनहोली अलायंस हो वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। इस ऑर्डिनेंस को देख के मुझे ये लगा कि वो जो 1968 में
उस वक्त के एक दानिश्वर ने प्रेडिक्ट किया था, वो अनहोली अलायंस जो है अब हर किस्म के पर्दों से निकलकर पूरी कौम के सामने आ गया है कि भाई इस मुल्क के अंदर करप्शन करना और करप्शन के ऊपर किसी अकाउंटेबिलिटी का कोई हक तस्लीम करने से सबने इनकार कर दिया है। वो लोग जो इस वक्त कानून नाफिज करने के जिम्मेदार हैं, वो लोग जो कानून बनाने वाले हैं और वो लोग जो कानून तोड़ने वाले हैं, वो सब के सब आपस में इकट्ठे हो गए हैं और एक अकाउंटेबिलिटी का महकमा जिसके कवानीन को यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन से ड्राइव किया गया था, जो इंटरनेशनल पोजीशन रखता है, उसके बाद जो सारे कवानीन उस सिलसिले में डेवलप हुए, उन सबको एक साइड पे करते हुए मुल्क के अंदर होने वाली करप्शन की तमाम अकाउंटेबिलिटी ज़ेरी जो हुकूमत के मातहत महकमे हैं उन्हीं के अफराद के सुपुर्द कर दी गई है इस ऑर्डिनेंस के जरिए। मतलब यह है कि अगर किसी को चेयरमैन सीबीआर किसी को मुकर्रर कर ले तो उसके बाद वो जो कुछ भी करे वो उसको क्या करेगा, बैन ही जो दूसरे हुकूमती महकमे हैं उनके मातहत अफसर जो हैं, हुकूमत के मातहत अफसर जो है वो अब हर किस्म की अकाउंटेबिलिटी को लेकर चलने वाले बन गए हैं। मैं समझता हूं कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए जो है अब एक ऐसा मिसाक किया गया है जिसके नतीजे में करप्शन को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की गई है और करप्शन करने वालों को ये मौका दिया गया है कि उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं अब ये कहना चाहूंगा कि क्या पिछली हुकूमत के अंदर यही नैब मौजूद नहीं था? क्या उससे पिछली हुकूमत के अंदर यही नैब मौजूद नहीं था? आपने इस ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसी कौन सी अमेंडमेंट की है जिसके नतीजे में बुनियादी इंसानी हकूक के किसी इशू को आपने एड्रेस किया हो? आपने तो उन बुनियादी कवानीन को और उन बुनियादी अख्तियारात को सलब कर दिया है जिसके नतीजे में करप्शन के रास्ते में बैनुल अक़वामी तौर पर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस को लिमिट करने के लिए जो नई इनिशिएटिव्स और नई बाउंड्रीज ड्रॉ की गई थी, आपने उनको मिटाने की कोशिश की है। तो मैं ये समझता हूं कि ये हकीकत में मिसाके करप्शन है। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर करप्शन करने वाले और वो तमाम महकमे जो इसमें मुलविस होते हैं और तमाम ताकतवर लोगों को अब हमें एक ऐलान कर देना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अब करप्शन जुर्म नहीं है। अब जुर्म जो है वो सिर्फ कमजोर होना है। अब करप्शन जुर्म नहीं है, जुर्म सिर्फ कानून के मातहत होने को जुर्म डिक्लेयर कर दिया जाए। तो मैं इस सारे सूरत हाल में मैं आपसे मतलब इस करप्शन के नतीजे में पाकिस्तान यकीनी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। माजी में जितना बढ़ा है उतना भी नहीं बढ़ सकेगा इस तमाम सूरत हाल में। फिर और बात करेंगे तो मैं मजीद कुछ बहुत सूरत मैं जरा सा आगे आपसे बात करता हूं। आगे भी बहुत अहम पॉइंट्स है। मैं पहले नदीम अफजल साहब के पास आ जाता हूं। नदीम अफजल साहब, दो बातें हैं। एक तो यह है कि जिस तरीके से मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा, मैं इंट्रो में था, आप थोड़ा सा देर में आए थे, मैंने ये कहा था कि माजी में मौजूदा हुकूमत ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बहुत से फैसले किए जो टकराए गए हैं, जैसे आइन का 225, इसी तरह 213, 243, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। और फिर पार्लियामेंट सर एक बहुत अहम इदारा होता है और ये पार्लियामेंट जहाँ कानून साजी होती है, अब ये पार्लियामेंट बेअसर नज़र आ रहा है क्योंकि ऑर्डिनेंस से काम हो रहा है। एक तो सर इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने कराची में ये कहा कि जी मेरे दोस्तों को फ़ायदा होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग इसको कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और इसके साथ एक सवाल रखूँगा सर आपसे, और वो सवाल ये है क्योंकि आप काबीना का हिस्सा हैं सर, मेरी इत्तला में है, उसकी आप तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे कि इस ऑर्डिनेंस से पहले बाज़ाब्ता काबीना की अप्रूवल ज़रूरी है। और काबीना से पहले ये होता है कि एजेंडा क्लियर होता है कि काबीना में आज ये एजेंडा होगा और फिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में काबीना मदऊ होती है और पर काबीना अप्रूवल देती है। सर मुझे ये इत्तला मिली है सर बहुत अहम सोर्स से कि एजेंडे में ये नैब की तरमीम नहीं था और काबीना का बाज़ाब्ता कोई इजलास नहीं हुआ, बल्कि सर्कुलर के ज़रिए सिग्नेचर लिए गए हैं वज़ीरों से और फिर ये ऑर्डिनेंस आया है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, पहले तो जो डॉक्टर साहब आपने जो डिस्कशन की बात की काबीना की, तो मैं आपको बताऊं, कैबिनेट मीटिंग हो, स्पोक्स पर्सन की मीटिंग हो, कोर कमेटी की मीटिंग हो,
या मुआशी टीम की मीटिंग हो, हर मौके पे ये इशू डिस्कस हुआ है कि नैब मईशत का पहिया जो ना चलने की वजूहत हैं, ब्यूरोक्रेसी जो काम नहीं कर रही, बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करने से डर रहा है, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वजह से नहीं हो पा रहा है, उसमें इन्वेस्टर इसलिए नहीं आ रहा, वो कहते हैं जी कल को नैब पूछेगा, कल को नैब पकड़ लेगा, कल को पहले जिस तरह पहले होता रहा है कि छोटे छोटे सरकारी मुलाजम जो प्रोसीजरल चीज़ें लिखने की वजह से, मिनट्स मीटिंग लेने की वजह से जेलों में है, या वो बिजनेसमैन जिनकी वजह से जिनको कहा गया कि जी आप इसमें शामिल हैं और करप्शन में, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो इनके ऊपर मैं समझता हूँ। लेकिन कैबिनेट की ये बहुत डिटेल डिस्कशन 2-3 महीनों से डॉक्टर साहब होती रही है। अब रहेगी बात ये कहना कि ये करप्शन खिलाफ कर, भाई करप्शन पार्लिमानी निज़ाम में सबसे बड़ा जो टूल है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, उसके बाद FIA है, उसके बाद एंटी करप्शन है सूबों के अंदर। 18वीं तरमीम के बाद मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स तो अब जो चले ही सूबों में गए और सूबों में एंटी करप्शन बड़े पावरफुल मिनिस्ट्रीज हैं, इस तरह PAC पार्लियामान। अब चीज़ों को आपने कानूनी ये नैब, मैं सच्ची बात है, मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि नैब की इस मुल्क को कोई ज़रूरत नहीं है। ये आमर के दौर में बना था, विक्टिमाइजेशन के लिए बना था, करप्शन को रोकने के लिए बना था। कितनी करप्शन रोकी नैब ने? कितने डॉक्टर साहब आप बता दें कि प्ली बार्गेनिंग हुई, लेकिन क्या इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हमेशा इस्तेमाल नहीं होता रहा माजी में? जो डॉक्टर साहब भी उस कैबिनेट में, दुरानी साहब खुद कैबिनेट में बैठे हो, तो उसी कैबिनेट में इसी नैब के जरिए काफ लीग बनी थी, इसी नैब के लिए और पार्टियां बनी थी, लोगों को शामिल किया गया था, ये होता रहा। तो ये छोड़े, तारीख में ना जाएं, हमें आगे की तरफ जाना है। ठीक है, इस मुल्क में करप्शन, बिल्कुल मैं समझता हूँ करप्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी बारीक धारी होती है इसको जज करने के लिए। इसमें अकाउंटेबिलिटी और अदल का दामन भी नहीं छोड़ना होता। अकाउंटेबिलिटी करें, डेमोक्रेसी को भी चलाना है अकाउंटेबिलिटी के साथ, लेकिन साथ अदल भी करना है, और रिफॉर्म्स बड़ी जरूरी होती है। कोई भी इदारा हो, आप रोशन ख्याली, जिद्दत पसंदी क्या है? आप रुक जाए एक जगह पे? नहीं, इस तरह रुका नहीं जाता माशरों में, इसमें रिफॉर्म्स की जाती है। हो सकता है कोई रिफॉर्म अच्छी हुई हो, कोई शिक ना अच्छी हो, आने वाले चंद महीनों में हम कहें कि नहीं यार, इससे तो हमारा उल्टा सिस्टम को नुकसान हो रहा है, मजीद रिफॉर्म्स करें, मजीद रिफॉर्म्स करें। यह तरीकाकार होता है डॉक्टर साहब, और ये अपोजिशन की डिमांड रही है। हम अपोजिशन की डिमांड के मुताबिक काम करें तो उस पर भी तनकीद, ये मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ज्यादती है। जाहिद खान साहब क्या कहेंगे इस पे? चंद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू तो आ गया, हमारा सवाल भी आपके सामने, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी बोला। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे तो बड़ी बात यही है कि डिस्कस करना और अप्रूवल देना ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्योंकि जब चीफ जस्टिस साहब की मिसाल साहब थे तो मियां नवाज शरीफ के दौर में आपको याद होगा कि उसने उस पर डिसीजन लिया था कि प्राइम मिनिस्टर अकेले किसी चीज़ का अप्रूवल नहीं दे सकते जब तक उसने कैबिनेट में नहीं लेके आए और कैबिनेट से अप्रूवल नहीं लिया गया हो। तो वो तो बात काबीना से अप्रूवल नहीं लिया गया हो, तो वो तो अफजल चंद साहब ने भी माना कि कोई अप्रूवल नहीं था, बस आ गया और डिस्प्ले हो गया और फिर हो गया। सबसे बड़ी बात एक डॉक्टर साहब आपके उसमें लाता हूँ कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत पड़ी इस वक्त, क्यों लेके आया? अगर चंद साहब कह रहे थे, और बहुत पहले बार मैं हुकूमत के लोगों के से सुन रहा हूँ कि वो कहते कि ये गलत कानून था, नैब के कानून को बदलना चाहिए था। तो ये 15-16 महीने जब आपने अपोजिशन को गालिब गलोच के ज़रिए के डाकुए, चोर असम्बली के अंदर बाहर, टीवी के ऊपर भी आके यही कहते रहे, तो ये उस वक़्त जब आप हुकूमत में आते और आप ये देखते कि ये चीज़ गलत है, तो उस वक़्त अगर आप अपोजिशन से मिलकर एक कानून साजी करते तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं था? आपको याद हो गया कि जब खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत आई तो एहतिसाब कमीशन बना, डॉक्टर साहब आपको याद होगा, और उस एहतिसाब कमीशन के लिए इमरान खान साहब ने जितना भी, आपको याद होगा कि जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितनी भी मीडिया के अंदर बोले कि मैंने ऐसा एहतिसाब लाया कि मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगा। उस एहतिसाब कमीशन का क्या हुआ? एक हमारे गरीब सूबे का 1 अरब रुपए खर्च करके उसको ताला लगा दिया। अब क्योंकि ताला लगा दिया कि जब इनके अपने
इनके खिलाफ जब वो एहतसाब कमीशन ने इनके वजीरों के इनके खिलाफ वो इंक्वायरी शुरू किए तो उनको ये डर लगा कि ये तो अभी हमारे सारे लोग अंदर जाएंगे, इसलिए उसको बंद किया गया। आज आप मुझे बता दें, ये जो हमारे BRT का है, हमारे बिलियन ट्रीज का है, हमारे मलम जब्बा का है, हमारे बहुत सारे केसेस है। आप मुझे बता दें कि क्या ये सब चीज़ें जब इनके गले में अभी पड़ने लगे तो इन लोगों ने ये आपकी जो करतारपुर राहदारी है उसको किस पेपर रूल्स के मुताबिक दिया गया था, उस पर जितना पैसा खर्च किया गया, डॉक्टर साहब मैं आपके प्रोग्राम भी उस पर भी सुन सका हूँ, क्या वो लीगल था, वो तरीके से था? तो अगर मिस यूज़ ऑफ पावर है तो मिस यूज़ ऑफ पावर तो यही भी है, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है वो भी मिस पावर है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त करना, इससे ये एक ही चीज़ सामने नज़र आ रही है कि हुकूमत को अभी ये ख़तरा है कि अगर ये जाएंगे तो इनके लोगों के खिलाफ आज उसके कैबिनेट में या इसके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे नेबज़दा है। अभी उसमें अगर आप देखें तो पंजाब से लेकर हमारे खैबर पख्तूनख्वा तक आज तक किसी के खिलाफ नहीं हुआ। इन्हें पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को कहा कि 45 दिन के अंदर आप BRT के वो करके हमें रिपोर्ट दे दे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो जब आपके अपने मसला पे जब आती है बात तो आप कभी कोर्ट का सहारा लेते हो। इस तरह पार्लियामेंट फंडिंग केसेस है, तो बहुत सारी चीज़ें अगर बेहतर यही था, अगर ये चाहते थे भी, चलो इस वक्त भी अगर आप चाहते थे तो आपके पार्लियामेंट मौजूद है, आपको पता है कि 4 महीने हो गए सेनेट का इजलास बुलाया नहीं गया इसी वजह से कि ताकि वहाँ भी डिस्कस न हो। तो जब बंदा पार्लियामेंट को, जिस पार्लियामेंट के जरिए इमरान खान जो हम उसको सेलेक्टेड कहते हैं, सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म बना है, उस पार्लियामेंट को फौकियत भी नहीं देते हैं। वो चाइना की मिसाल देते तो चाइना में तो पार्लियामेंट नहीं है, वो सऊदिया की मिसाल देते सऊदिया में तो पार्लियामेंट नहीं है, डेमोक्रेसी तो नहीं है वहाँ पे। तो जब आप उनको अपने रहबर समझोगे और उसको फॉलो करोगे तो आपके पार्लियामेंट को भी तवकीर होगा। आज हमारे पार्लियामेंट के क्या अभी तक हमने इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को, जो एक जमहूरियत के लिए जिसके लिए इलेक्शन वो कराते हैं आपकी, वो अभी आपका कंप्लीट नहीं है, हमसे वो भी नहीं हो सकता है। तो आप मुझे बता दें किसी सूरत हाल में जहाँ पे हम जमहूरियत की बात करते हैं, जहाँ पार्लियामेंट की बात करते हैं और पार्लियामेंट को आप पार्लियामेंट की हैसियत ही नहीं देते हो, तो फिर तो ये सूरत हाल होगी जो अभी इस वक्त के अंदर जा रही है। तो अभी भी बेहतर ताकि आप इसको ऑर्डिनेंस के बाद जो फैक्ट्री बनाई हुई ऑर्डिनेंस के जरिए अगर पार्लियामेंट में ले आते तो बेहतर होता और आप अपोजिशन के साथ मिलकर डिस्कस करें, इसको सही कानून बनाते, क्योंकि करप्शन को तो रोकना है। अगर करप्शन को नहीं रोकोगे तो ये मुल्क तो करप्शन ले के डूबेगा। ठीक है सर, मैं आगे आपसे बात करूंगा। जी जैन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक तो देखें सर, मैंने जैन साहब ने बड़ी मेहरबानी की, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सही निकली कि बाज़ाब्ता कोई एजेंडा नहीं था और ये काबीना की अप्रूवल नहीं थी, बल्कि सर्कुलर सिग्नेचर से ये काम हुआ है। और जो जितना मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से, कानून की हैसियत से जानता हूँ, ये अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स जो है अडॉप्ट नहीं किया गया है। और अगर ये अडॉप्ट नहीं किया गया है तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, आर्टिकल 90 नहीं है, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स नहीं है, ये सारा कुछ नहीं है। इस तरीके से तो ये ऑर्डिनेंस वैसे ही गलत तरीके से रिकमेंडेशन गई है एक तरफ। दूसरी तरफ एक लंबी लिस्ट है कानूनी तौर पर कि ये आर्टिकल, ये जो ऑर्डिनेंस है टकरा रहा है। क्या कहेंगे सर? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो नदीम अफजल चंग साहब माशाल्लाह से इंतहाई ऑनेस्ट इन पॉलिटिक्स। मैं तो एडमायर करता हूँ नदीम अफजल चंग साहब को, जब ये पीपल्स पार्टी में थे या जब PTI में। नहीं, यहाँ पे भी सर वो माशाल्लाह लेकिन बड़े ऑनेस्ट और लॉयल टू द पार्टी में। अदरवाइज में नदीम अफजल चंग बैठे हुए हैं, उनके अलावा जो हैं PTI, सारी PTI लीडरशिप, दे आर मास्टर इन जगलिंग एंड ब्रेजनिंग अराउंड ऑन एवरी इशू। इस तरह की वो तोजिहात देकर आते हैं कानून पे और दूसरी चीज़ों पे कि हैरान रह जाते हैं, नकल हो जाती है। एनीवेज डॉक्टर साहब, फेडरल गवर्नमेंट की जब वर्ड आता है ना, फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट मीन प्राइम मिनिस्टर अलोन। फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट का डिसीजन, उसके साथ मिलकर जो डिसीजन होता है वो जाता है।
अब नदीम अफजल जंग साहब ने जिस तरह से कहा कि वो अप्रूव नहीं हुआ है, तो उसकी लीगल अथेंटिसिटी तो यहीं पे आ गई, खत्म हो गई सर, यहीं पे आ गई। और इसके बहुत सारी जजमेंट है, बहुत सारी नज़ीरें हैं, प्रेसिडेंट्स है। आपको याद होगा कि आईजी सिंध का केस चल रहा था यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में, तो यही सवाल उठाया गया था कि आया कि कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया या नहीं। मुस्तफा इम्पैक्ट का केस है, इतना बड़ा सारे केसेस हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 90 मौजूद है सर। दूसरी बात नदीम अफजल जंग साहब ने की अदल के हवाले से, इंसाफ के हवाले से। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जस्टिस कैन नॉट बी अ लॉ, जस्टिस इज नॉट समथिंग विच इज टेंजिबल। टेंजिबल तो नहीं है ना, कमोडिटी तो नहीं है ना, वो तो एक इन्वायरमेंट है जो आप क्रिएट करते हो इन्हीं लॉज के थ्रू। और अगर आपके लॉज जो हैं वो अनजस्ट होंगे तो आप कभी भी जस्टिस क्रिएट नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो ऑर्डिनेंस है नेब ऑर्डिनेंस के हवाले से, लोग इसे करेंगे ये एनआरओ है, दूसरा एनआरओ है या तीसरा एनआरओ है, प्लस है। मैं कहता हूं ये यूटीओ है। अच्छा, यूटीओ यू टर्न ऑर्डिनेंस, क्योंकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो आई थी ना, जिस नारे पे आई थी वो इंसाफ के नारे पे आई थी। यहां तो इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं डॉक्टर साहब। तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी बात, एक क्लास को, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ अपनी स्पीच में कहा कि मेरे दोस्तों, जो जिसका हवाला ये मैं अभी दिखाऊंगा, वो वाला सवाल आपने हवाला दिया कि मेरे दोस्तों को वो उनको करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर क्लास को दिया जा रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, करप्शन की जब बात आती है ना, तो करप्शन में 3 मेन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपकी गवर्नमेंट, जिसे एग्जीक्यूटिव हम कह लें, इट्स वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। आपकी ब्यूरोक्रेसी जो कि उस गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही होती है। थर्ड, वो जो बिजनेसमैन या जो उनमें उनसे उनकी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं। आप एक क्लास को कह रहे हैं कि आपको इजाजत दी जा रही है और आपको जो है ना वो सहूलत पहुंचाई जा रही है। मुझे आप कहने दीजिए यहां पर सिंध के हवाले से, कोई बिजनेस, वो कमर्शियल एक्टिविटी लैंड के बगैर नहीं हो सकती, वो इंडस्ट्रियल हो या दूसरी ट्रांजैक्शन कमर्शियल एक्टिविटीज हो। यहाँ सिंध में लैंड्स की जितनी ट्रांजैक्शंस हुई, यही बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे। पंजाब में भी यही पंजाब में भी, मैं सिंध के हवाले से बात करूं, पूरे पाकिस्तान में, फॉरेस्ट में भी यही है सर। मैं तो नाम सर यही बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे। आपकी स्क्रूटनी कमेटी में भी यही बिजनेसमैन बैठा करते थे और यही डिसाइड किया करते थे। इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए, यही ब्यूरोक्रेट से मिलकर करते थे। कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जमीन चाहिए, बिल्डिंग्स के लिए जमीन चाहिए। तो आप एक कंपोनेंट को जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ आप टाइटन कर रहे होते हैं, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। आर्टिकल 25 की ये जिसे कह लेंगे खिलाफ वर्जी है, इस अगेंस्ट। आर्टिकल 8 का जिक्र किया कॉन्स्टिट्यूशन में आपने डॉक्टर साहब। आर्टिकल 8 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जुडिशियल रिव्यू का राइट है, या कोई पिटीशन लेकर जा सकता है कि कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस, कोई भी ऐसा स्टेचू which is inconsistent with the or in derogation with the fundamental rights है ना, fundamental rights। Article 25 is a fundamental right, उसके अगेंस्ट आ रहा है। अगर उसके अगेंस्ट आ रहा है तो उसको वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। यही सवाल उठाया गया था एनआरओ के वक्त और यही सवाल आज उठाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे 270A सर, 270AA भी है। असफंदयार वली साहब की केस में 2001 में बदकिस्मती से 270AA तो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, जो वो कू होते हैं और उसके बाद अगर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। असफंदयार वली की जजमेंट का आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि उसमें के दूसरी बात ये, तो उसमें तो टोटल प्रोटेक्शन है। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच की जो है वो जजमेंट, ऑर्डिनेंस की स्पिरिट क्या है? चलिए हम आज क्या है सर ये ऑर्डिनेंस की स्पिरिट क्या है, जिसका बेसिस है बुनियाद पे ना एजेंडा है ना काबीना है। इन अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, जब आपकी पार्लियामेंट वर्क ना कर रही हो और इमरजेंसी में किसी कानून को लाना हो, भाई पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन सर कानून आप पार्लियामेंट को ले आए। सर ये तो एक तरफ है, लेकिन कानून से तसादुम भी तो है, आइन से तसादुम भी तो है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तसादुम भी तो है। बहुत सारे देयर इज अ लाइन ऑफ द जजमेंट्स, प्रेसिडेंट्स है, लेकिन कानून में अंडर आर्टिकल 89 ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। नहीं, हम कब कह रहे हैं सर, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, नॉट इन डेरोगेशन, उससे तसादुम में ना हो। और ये आर्टिकल 25 की खुली खिलाफवर्जी है कि एक क्लास। तो इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ से टकराएगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल होगा सर। फंडामेंटल राइट से, पब्लिक की
कॉन्स्टिट्यूशनल है ना सर, 25 8 to 25 है ना सर, 14 भी है, 18 भी है, छोड़ देना, 25 को ले लेना, तो उसी में तो हम उसकी खिलाफवर्जी है ना सर, खुली खिलाफवर्जी है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना सर। मैं इस पे आगे बात करूंगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक पर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मैं यहाँ पे मोहम्मद अली दुरानी साहब आपकी तरफ आता हूँ। पहले प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि नैब के कवानीन को खबरदार प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दें, और फिर दूसरी तरफ जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें एक चार्जशीट दे दी अपने लिए। सर ये चार्जशीट है सर, मैं अगर वजीर आजम हुआ तो मैं कल इस वजीर आजम को इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं इनको बहुत बड़ा केस बना सकता हूँ। सर ये कह रहे हैं कि जिन मेरे दोस्तों के नैब में केसेस थे, मैं नाम भी गिन दूंगा अगर ये मांगेंगे, हम तो बता भी रहे हैं कौन कौन दोस्त हैं इनके जो केसेस में फंसे हैं। खुद कह रहे हैं कि नैब के मेरे दोस्त जो नैब के केसेस में हैं उन सबको रिलीफ देने जा रहे हैं वो। जी मोहम्मद अली दुरानी साहब आप बात कीजिए, फिर मैं अपने मोहतरम चंद साहब की तरफ भी जाऊंगा। जी जनाब, चंद साहब को पहले एक एतराज भी था और जायज एतराज था कि नैब को माजी में सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, और ये पाकिस्तान की रवायत है। यहाँ पुलिस को भी इस्तेमाल किया गया है, इंतजामिया को भी इस्तेमाल किया गया है, माजी में ये डिस्टॉर्शंस होती रही हैं। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के बाद अब नैब को मुल्क और कौम के खिलाफ इस्तेमाल, जजेस को भी किया गया, एजेंसीज को भी किया गया है। सर सबको कहें ना, फिर बात करें ना, बिल्कुल मैं ये करें ना। हाँ मैं कह रहा हूं सबको। लेकिन अब जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके जरिए जी इस ऑर्डिनेंस के जरिए डॉक्टर साहब अब जो है नैब को मुल्क कौम के खिलाफ और करप्शन के तहफ्फुज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस ऑर्डिनेंस के जरिए, अब मैं इतना वक्त नहीं लेना चाहता, मैं इस पॉइंट को क्लियर भी कर सकता हूं कि आपने करप्शन को जुर्म के बजाय एक इंतजामी मामला बनाने की कोशिश की है कि आइंदा जो है जो करप्शन करेगा वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से अगर पकड़ा भी जाएगा तो वो रिलीफ ले लेगा, तो वो जुर्म नहीं होगा बल्कि एक इंतजामी मामला होगा। मतलब आप पूरी सोसाइटी के अंदर करप्ट सिर्फ बिजनेसमैनों के नहीं, सिर्फ अपने दोस्तों के नहीं, बल्कि इस मुल्क के अंदर हर बसने वाले को जो करप्शन में इन्वॉल्व होता है उसको आपने जुर्म की दुनिया से इंसुलेट कर दिया है। तो ये एक कितना बड़ा जुर्म है। दूसरी बात जो मैं इससे भी ज्यादा कहना चाहूंगा वो ये है कि हम पहले ही FATF के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गजब में आए हुए हैं इसी वजह से कि ना हम पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस की करप्शन को प्रॉपरली एग्जिट को करते हैं, उसको प्रॉपरली सजा देते हैं, ना हम किसी और एरिया के अंदर होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग को हम कहीं पे आके रोकते हैं। हम पाकिस्तान के बाहर भी पैसे पकड़े जाएं तो उसको भी हम किसी और के पैसे बना के अवाम के ऊपर उसका बोझ डाल देते हैं। ऐसी सूरत हाल में मुझे ये इम्कान है कि FATF की तरफ से मजीद पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी कि चूंकि दुनिया के अंदर अब मनी लॉन्ड्रिंग और लूट के पैसे के लिए किसी किस्म का तहफ्फुज जो है वो अब खत्म हो चुका है। और तीसरी बात जो मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा वो ये है कि आपने कौन सा प्रोसीजर डॉक्टर साहब इस्तेमाल किया, बाय सर्कुलेशन किया या बाय ऑर्डिनेंस किया। मैं एक इम्कान बता रहा हूं कि ये तमाम प्रोसेस से भी अगर ये चीज गुजर जाए, अगर पार्लियामेंट भी पूरी इकट्ठी हो जाए इस काम को करने के लिए, अगर पूरी की पूरी असेंबली भी इसके हक में वोट दे दे और शायद दे भी दे, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके बावजूद ये ऑर्डिनेंस जो है ये जायज ऑर्डिनेंस नहीं बन सकेगा। ये एक पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम है, ये पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इकदाम है, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल को रोकने के लिए एक इकदाम है। लेकिन मैं ना पार्लियामेंट का ये हक चंद साहब लेना चाहता हूं कि वो ये ना करे, बिल्कुल करे, लेकिन जो राय होगी अगर पार्लियामेंट मुत्तफिका तौर पर करप्शन को जायज भी करार दे देगी तो चंद साहब मैं नहीं दे सकूंगा। अगर आपने कुछ करना है
तो फिर आप प्रोसिक्यूशन को अंडर चेक लाएं कि वो प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट में जाके अपने आप को साबित ना कर सके उसके खिलाफ एक्शन लें, ना कि आप कवानीन को ही जो है हलवा और पूड़ी मांडा बना। बहुत जबरदस्त बात की है, बहुत जबरदस्त बात कर दिया आपने। जी चंद साहब क्या कहते हैं? मैं वजीर आजम की तकरीर में दो बेसिक चीजें उसको भी सामने रखूंगा। एक तो जी क्या कहते हैं? मैं डॉक्टर साहब जो दुरानी साहब ने कहा ना कि पार्लियामेंट सारी भी कर दे तो हम नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है। अवाम के स्टेक होल्डर जो होते हैं वो पार्लिमानी नुमाइंदे होते हैं, वही अवाम के नुमाइंदगी का हक रखते हैं। अवाम उनको अपनी अमानतों का अमीन बनाते हैं और पार्लियामेंट में जब वो डिबेट करके जब कोई वो फैसला करते हैं तो उसको मानना चाहिए। ये स्टेटमेंट बैठ के टीवी पे दे देना कि हम नहीं मानते, ये आप तो खुद पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, मुझे दुरानी साहब से ये तवक्को बिल्कुल नहीं, जितने मंजे हुए आदमी हैं। ये तो कोई वो बंदा कर दे बात जो मैंने वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट को रिपीट किया है, मैंने वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट को रिपीट किया, आपने नहीं रिपीट किया। अब अच्छा रह गई बात जो डॉक्टर साहब आप दूसरी बात कर रहे हैं। देखिए रिफॉर्म्स का क्या मतलब है, लेजिस्लेशन का क्या मतलब है, चीजों को आगे लेके चलना। नैब कोई 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है कि इसके ऊपर बड़ी डिबेट की गई हो। ये देखें ये कब आया, किस मकसद के लिए लाया गया। मैं कहता हूं बहुत अच्छे आदमी होंगे, मुझे किसी पर्सन से इख्तिलाफ नहीं है कि नैब के अंदर बैठे हुए लोग, लेकिन कानून में इसमें तो मैं समझता हूं भी और बहुत रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी। इसमें रिमांड के ऊपर होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी के ऊपर होनी चाहिए थी, इस पे तो बड़ी बड़ी चीजें आप नहीं कर सकते ना सर, और ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं कर सकते सर, आप ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं कर सर सकते। ये एक अलग क्वेश्चन है। कई कानून नहीं सर, यही सवाल मैं सर ये सवाल तो मैं उठा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ऑर्डिनेंस भी अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जाएगा, ऑर्डिनेंस भी अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट के बगैर आप इनिशियल गलत का नहीं, ठीक है, लेकिन आप 120 दिन के अंदर क्या कल ये कोर्ट में चेंज होता है और कल इसको कोर्ट जो है वो सबसाइड कर दे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं तो आप 4 महीने 120 दिन का इंतजार करेंगे? मेरा कहने का मतलब है आप एक इलीगल काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2001 असफंदियार वली के इतने बड़े फुल बेंच के जजमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, 270AA के खिलाफ जा रहे हैं, 25, 14 और 8 के खिलाफ जा रहे हैं। सर पूरे आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं, आइन से बड़ी तो कोई चीज नहीं है ना सर। मैं यही कहूंगा कि इसमें रिफॉर्म्स करने से आप नहीं रोक सकते पार्लियामेंट को, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस भी जो होता है वो अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जाना होता है, वो पार्लियामेंट के ऊपर नहीं होता या पार्लियामेंट से बाहर नहीं होता, उसकी भी अब टाइम लिमिट है, उसकी भी लिमिटेशंस है और ये उसके मुताबिक ही होगा। ठीक है सर, मैं आपके पास आने से पहले जरा मैं उनकी तरफ चले जाता हूं। जनाब क्या हमारे जाहिद खान साहब, आइन का ही आर्टिकल है 227, मैं आऊंगा आपकी तरफ भी और दो बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के सामने रखना चाहता हूं। 227 भी है, 2A भी है सर, कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो सर। और मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 9 ज़िलहज का आखिरी खुतबा सर, उसमें उन्होंने कहा था कि ना किसी अरबी को अजमी पे, ना किसी अजमी को अरबी पे, ना किसी काले को गोरे पर, ना किसी गोरे को काले पर कोई फाक़ियत हासिल है। तो उन्होंने वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को क्लोज कर दिया सर। अब हम 227 की भी खिलाफ वर्जी पे जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, दो बातें हैं। एक तो आपने बिल्कुल ये सही बात की, चंद साहब ने बात यहाँ तक तो ठीक की कि ये एक जो उस वक़्त के डिक्टेटर था, ये अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया था। जो लोग उसके कहने पे मान जाते थे तो नायबज़ादे होते थे, जो नहीं मानते नब्ज़दा होते थे। वो तो अपनी जगह पे ठीक था। कानून देखे अभी ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी? अभी 12 ऑर्डिनेंस आप लेके आए थे नेशनल असम्बली में और आपने एक आधे घंटे के अंदर 12 के 12 पास भी करवा दी थी। जब अपोजिशन वहाँ अटक गई और अपोजिशन ने कहा कि जी हम नहीं करने देंगे, डिप्टी स्पीकर जो इस वक्त स्टे पे बैठा हुआ है उसके खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस लेके आए।
आपने फिर उसके साथ अपोजिशन के साथ सौदा करके वो 12 ऑर्डिनेंस वापस ले लिए। अब 120 दिन के बाद फिर क्या होगा? तो बेहतर ये नहीं था कि चलो इस पे खराबियां है, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये बेहतर नहीं था कि आप पार्लियामेंट के अंदर लेके आते, इसमें डिस्कस करते, इसमें डिबेट होता, जिस तरह 18 अमेंडमेंट होता, डिबेट होता, डिबेट के बाद अगर उसमें जहां जहां पे इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी होती तो उसको दूर किया जाता था। लेकिन आपने पहले भी कुछ इदारे तो नेब के उससे कानून से बाहर है, आपने बिजनेसमैन को भी बाहर कर दिया, आपने ब्यूरोक्रेसी को भी बाहर कर दिया, तो एक ही सियासतदान ही रह गए ना, बाकी तो कोई रहा नहीं है। तो आप तो पहले भी उसको तो 15 महीने 16 महीने से तो जेलों के अंदर तो डाले हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कानून, आपकी वाली बात पे उस पर आता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे इस मुल्क के अंदर हर एक चीज हो। अगर आपने इस मुल्क को करप्शन से पाक करना है तो आप एक क्रॉस द बोर्ड करना होगा। ये नहीं होगा कि इस इदारे को बाहर रखो क्योंकि ये इदारे को अगर हम हाथ डालेंगे तो यह मसला पैदा होगा, ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आपको केस भेजता है कि जी ये जो आर्मी एक्ट है उसमें आप कानून साजी करें, आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो उधर जाने की क्या पैदा, बैठ जाए इधर। ये पार्लियामेंट है इसके लिए, क्योंकि जिस पार्लियामेंट से डरते हैं सर, ये पार्लियामेंट से डरते हैं तो ये तो किस्मत, पार्लियामेंट से डरते हैं सर। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, एक छोटे सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी जनाब जैन साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शेर सुनाया, हाँ तो एक शेर थोड़ा सा मैं भी सुनाऊंगा। सुनाएं। राहत इंदौरी का है कि जो आज साहिबे मसनत हैं, जो आज साहिबे मसनत हैं, कल नहीं होंगे इंशाल्लाह। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। वाह वाह वाह। तो डॉक्टर साहब, नदीम अफजल चंग साहब ने एक बात की और मैं उसको इंडोर्स करता हूँ, मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो पार्लियामेंट से लॉज बनकर आते हैं अवाम, क्योंकि इट्स अ डिपॉजिटरी ऑफ पब्लिक वेल, उसको मानना चाहिए। लेकिन नदीम अफजल चंग साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी ने तो वोट नहीं दिए है ना, इस अवाम ने भी वोट दिए हैं। बात यहां पर यह आ रही है, क्या आप ऐसा ऑर्डिनेंस लाएंगे जो अवाम की बेहतरी में हो? नहीं, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, उसके लिए हमें पार्लियामेंट से वो सारी चीजें करवानी पड़ती हैं। होना चाहिए, क्योंकि असल निज़ाम पार्लियामेंट्री निज़ाम है। लेकिन सिर्फ इन्होंने तो नहीं किया ना, जिनको कंप्लीटली, मैं तो शॉक हो गया था वो न्यूज अभी सुनकर कि इंसुलेट कर दिया है, कंप्लीटली हटा दिया है उससे। दूसरी बात जो आपने कही थी कि इस्लामी कवानीन से अगेंस्ट तसादुम में नहीं जाना चाहिए, वो तो जफर अली शाह केस में भी आप देखें, जब ये डिसाइड किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसने क्लियरली कहा था कि उसने परवेज मुशर्रफ को सारी इजाजत दे दी थी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे, लेकिन 2-3 चीजों पे कहा था कि आप नहीं कर सकते। उनमें एक जो था वो इस्लामिक इंजंक्शन, इस्लामिक कवानीन, जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 2A में भी और 227 में भी। डॉक्टर साहब, अभी जो बात हुई, मैं तो कह रहा हूं वो तो इस्टेब्लिश हो जाती है। यही द ओनली पॉइंट इज सफाइस टू गेट दिस ऑर्डिनेंस नल एंड वाइट, डिक्लेयर नल एंड वाइट, कि कैबिनेट ने अप्रूव ही नहीं किया। जब कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया है तो उसकी लीगल ऑथेंटिसिटी क्या रह जाती है? तो मैं समझता हूं कि इस जो है ना, इस पॉइंट पे तो बात की एडमिशन भी आ गई है ना, एडमिशन अब एडमिशन आ चुकी है। हमारे भाई जो है उन्होंने एडमिट भी कर लिया, ही इज वन ऑफ द कैबिनेट मेंबर। तो ये एक बहुत बड़ी एडमिशन है जो आ चुकी है, और इस एडमिशन के बाद ये जो ऑर्डिनेंस का प्रोसीजर है वो तो बेस से ही नलीफाइड हो गया। क्वेश्चन मार्क आ गया ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। बाकी बात तो बाद में है कि टकराव किससे, लैप्स आ गया ना इसमें। देखिए, डिस्कशन महफिलों में दोस्तों के साथ और सर्कुलेशन करना ये एक अलग चीज है। प्रोसीजरल लैप्स आ गया, तो जब लेकुना आ गया तो वो तो उधर ही, ना एजेंडे में था, ना काबीना की, दिस इज व्हाट उनके वन ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स, यस, ना एजेंडे में था और ना प्रॉपर कोई काबीना का इजलास के लिए जिसकी अप्रूवल के बाद ये आपके ऑर्डिनेंस बना। फेडरल गवर्नमेंट इस ऑर्डिनेंस की क्रिएशन में जो प्रोसीजर है लॉ में आर्टिकल 90(20) में आता है वो नहीं अडॉप्ट किया गया। बहुत बड़ा ये बात है जो आज
हमारे सामने है और मेरे नॉलेज में आ गई थी, और ये उठ भी रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में ये पॉइंट जा भी रहा है कि ये लैक्यूना था, और जब ये लैक्यूना होगा तो कैसे ये ऑर्डिनेंस इस बेस पर रुकेगा। अभी तो हम जा ही नहीं रहे हैं कि इसका टकराव किस किस से है, जो हमने डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से है, आर्टिकल्स के डिसीजन से है, और कुरान और सुन्ना के डिसीजन से है, उससे टकरा रहा है। लेकिन उससे पहले ये जिस बेस पे खड़ा है, आज वो बेस हमने आपके सामने पेश कर दी। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।